Okay, our next topic is sales promotion, trade oriented promotions. अब जो हमारा हमने पहले कस्टमर ओरिएंटेड प्रमोशंस देखा था, अब ट्रेड ओरिएंटेड प्रमोशंस जो है वो हमारा टॉपिक है। अच्छा, अब जो ट्रेड ओरिएंटेड प्रमोशंस हैं, इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली trade promotions, sales promotions geared to marketing intermediaries rather than to final customer. इसमें जो भी promotions activities की जाती है, उनका purpose क्या होता है कि जो जो मार्केट इंटरमेडियरीज में जो लोग होते हैं, जिसमें होल सेलर रिटेल, उनको फैसिलिटेट करना होता है। उनको जो है वो इसमें फैसिलिटेट किया जाता है। उनको सारे ये जो बेनिफिट या बोनसेस होते हैं उनको दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिटेलर्स जो होते हैं उनको एक स्टॉक कर दिया जाता है कि अगर वो रिटेलर्स को इनकरेज किया जाता है कि वो अगर वो जो न्यू प्रोडक्ट है उसके स्टॉक को लेते हैं और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके फिर उसको प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो उनको एक कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं। ठीक है, अब जो है उनको फिर उस न्यू प्रोडक्ट को जब वो प्रमोट करते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ जब आप कुछ कॉस्मेटिक्स लेने जाते हैं या कुछ शैम्पू लेने जाते हैं, तो जो उसके शॉपकीपर हो तो बता रहे होते हैं कि ये वाला नहीं, इसकी डिमांड ज़्यादा है, कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिकली क्या होता है कि उनको इंसेंटिव न्यू प्रोडक्ट होती है। एक तो उन्हें पता होता है कि कौन सी मार्केट में ज़्यादा इन है, दूसरा उनको फीचर्स के हवाले से पता होता है, और तीसरी बात जो होती है ये होता है कि कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट के हवाले से उनको इंसेंटिव दिया जाता है कि आप हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट करें। अगर आपने इतनी क्वांटिटी में जो है वो सेल कर ली, देन आपको इसके पर जो है एक इंसेंटिव दिया जाएगा या रिवॉर्ड दिया जाएगा। Then have point of purchase POP advertising displays or demonstrate that promote product when and where consumer buy them such as in retail stores. अब इसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि अपने वो होते हैं, जैसे आपने उसके देखा होगा डॉलर्स के ये जो हमारे ये होते हैं स्टोर्स होते हैं, कि कंपनी बताती है कि आपने हमारे प्रोडक्ट को शोकेस करना है। ठीक है, क्लीन वो होता है, बड़ा लेविश सा उन्होंने बनाया हुआ होता है। जो वो आप कह लें कि आउटलेट जो होता है, वी कैन से दैट द आउटलेट, वो बड़ा एक फैंसी सा बनाया हुआ होता है रिटेल स्टोर्स में। तो वो उसका जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी बेयर करती है, और उन्होंने उसके लिए एक जो होता है वो एक रिटेलर या डीलर जो होता है वो हायर किया हुआ होता है। ओके, देन हम प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द मार्केटिंग मिक्स। प्राइस क्या है, हमने प्रोडक्ट का पढ़ लिया, हमने प्रमोशन का पढ़ लिया। ठीक है, प्राइसिंग क्या है? प्राइस एक्सचेंज वैल्यू ऑफ आर गुड्स और सर्विसेज बिकम ए मेजर फैक्टर इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस। कि ये वो एक्सचेंज वैल्यू है जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ठीक है, पर ये क्या है, वो एक एक्सचेंज वैल्यू है, वो अमाउंट है जो कि हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हुए जो शॉपकीपर को जो है हम देते हैं, और उसके बदले में हमें वो प्रोडक्ट जो है वो मिल जाती है। अच्छा, अब ये जो है एक मेजर फैक्टर है कंज्यूमर बाइंग डिसीजन में, और ये इम्पोर्टेंट आप कह लें मार्केटिंग मिक्स है। मार्केटिंग मिक्स फैक्टर है, ये टूल है उसमें मार्केटिंग मिक्स के ब्लेंड में। फॉलोइंग आर बेसिक प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके बेसिकली जो भी जब भी हम प्राइसिंग डिसाइड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, उसके थ्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स, देन वॉल्यूम ऑब्जेक्टिव्स एंड लास्ट प्रेस्टीज ऑब्जेक्टिव। ओके, जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड इन द स्ट्रेटेजिक प्लान्स ऑफ मोस्ट ऑफ द फर्म। कि जो मोस्ट कॉमन आपका है उसका बेसिकली पर्पस क्या है कि एक प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट रखना। ठीक है, कि उसमें जो है कि कंपनी जो इतनी सारी जो एफर्ट्स की हैं उसके बदले में उसको कोई रिवॉर्ड भी उसके बदले में मिले। ठीक हो गया। ओके, देन आपकी ओके, फिर जो होता है बेसिकली इसमें क्या किया जाता है कि कॉस्ट के एक कॉस्ट देख ली जाती है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आई, देन उसमें प्रॉफिट का एक मार्कअप रख दिया जाता है, और इस तरह से प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो डिसाइड कर ली जाती है। कि कंपनी को, जो मार्केटर्स होते हैं बेसिकली उन्हें पता होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी, कितना प्रॉफिट कंपनी में लेकर आना है, और फिर से वो उसके एक्सपेंसेस को माइनस करके जो बाकी रिमेनिंग होता है वो फिर उस हिसाब से उसकी प्राइसेस कॉस्ट के साथ प्लस जो एक अमाउंट रखनी होती है, मार्कअप रखना होता है, फिर वो प्राइसेस जो है वो डिसाइड होती हैं। और इतना वॉल्यूम ऑब्जेक्टिव्स बेसिस
basis market decisions on market shares percentage of a market controlled by certain company product। इससे बेसिकली क्या होता है कि आप ये देख रहे होते हैं कि आपका मार्केट में शेयर कितना है। शेयर मींस कि आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स मार्केट में कितने हैं, कितनी परसेंटेज है, मतलब कितने परसेंटेज। जैसे वो है, अगर हम इसकी सेलुलर कंपनी की एग्जांपल्स लें, इसमें ये जो है, इसमें 60% जो कस्टमर होते हैं वो किसके हैं, उसके जैस के हैं। जैसे उसका वो वॉल्व इस तरह से 40, मेरे ख्याल से 50% जो है वो जैस के हैं, 40% जो शेयर है उसमें उसका है यूफोन का है, और 10% जोंग का, और उसका आप मिक्सअप करके टेलेनॉर का है। इस हिसाब से तो ये जो होती है वॉल्यूम ऑब्जेक्टिव, इस बेसिकली इस हिसाब से प्राइसेस रखी जाती है। जब आप अपने नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज करने जाते हैं तो उसमें प्रमोशनल पे वो लगाई जाती हैं। कि सबका पर्पस क्या होता है, प्रमोशनल एक्टिविटीज की जाती है। जैसे आपको फ्री मिनट्स दे दिए जाते हैं, फ्री ऑफ नेट मिनट्स दे दिए जाते हैं, नेट मिनट्स दे दिए जाते हैं। बेसिकली इन सब का पर्पस क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज करना होता है। नंबर ऑफ कस्टमर जो है कंपनी का मकसद ये होता है नंबर ऑफ कस्टमर फिर इंक्रीज करना। क्योंकि जब आपको इतने फ्री मिनट्स इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, अपने रिलेटिव्स को बताते हैं, वो भी फिर देन क्या करते हैं उसी जो होती है सिम की तरफ स्विच ऑफ हो जाते हैं। देन है प्रेस्टीज प्राइसिंग एस्टैब्लिश रिलेटिवली हाई प्राइस टू डेवलप एंड मेंटेन इमेज ऑफ द क्वालिटी एंड एक्सक्लूसिवनेस। हमारे यहाँ पे एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि हाई प्राइसेस, इफ द प्राइसेस विल बी हाई द क्वालिटी विल आल्सो बी हाई। तो एक इस कॉन्सेप्ट को कुछ कंपनीज फॉलो करती हैं कि वुड इस हवाले से मेंटेन प्राइसेस, क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं कि अच्छी क्वालिटी हो, और उस हवाले से प्राइसेस जो है वो हाई उसकी रखती हैं। अच्छा, अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि प्रेस्टीज प्राइसिंग में कि, लेकिन फिर भी आपको इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर तो आपकी प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं, आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, आपने उसके अकॉर्डिंग जो वो इट शुड बी जस्टिफाइबल जो भी आप प्राइस लगता है। अगर तो आपने जो एक मतलब एक बताई है कि हमारी प्रोडक्ट में जो क्लेम की है ये क्वालिटी, हमारी इस क्वालिटी के प्रोडक्ट उसमें ये फीचर्स हैं, अगर तो आप और प्राइसेस आपने हाई रखे, अगर तो वो फीचर्स जो हैं उस प्राइसेस को जस्टिफाई करते हैं, देन योर प्रोडक्ट विल बी सक्सेसफुल। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो हाई हैं एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर, लेकिन उसके जो फीचर्स हैं वो इंफीरियर हैं, या फिर वो कंपेटिटर की प्रोडक्ट के सेम सेम है या उससे ब्लो है, और लेकिन प्राइसेस आप हाई चार्ज कर रहे हैं, तो इस तरह की जो प्राइसेस होती हैं, फिर इस तरह की जो प्रोडक्ट होती हैं वो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होती। और फिर क्या होता है कि फिर बेसिकली इसका पर्पस इसका फिर ये होता है कि आपकी जो फॉर शॉर्ट टाइमिंग आप मार्केट में सरवाइव करते हैं, और अगर लॉन्गर टाइमिंग जो है वो इसका जो है आपको फ़ायदा, आपकी कंपनी को फ़ायदा नहीं होता। अगर देन है प्राइसिंग टू मीट कॉम्पिटिशन्स। अब ये जो 4 टाइप इसमें क्या होता है, मैनी लाइन्स ऑफ द बिजनेस फर्म सेट देयर प्राइसेस टू मैच दोज ऑफ एस्टैब्लिश इंडस्ट्री लीडर। कि हर कंपनी में एक लीडर होता है, हर इंडस्ट्री में एक लीडर होता है। उसको देखते हुए कंपनीज जो दूसरी उसमें जब एंटर होती हैं उस मार्केट में, तो उसको देखते हुए अपनी प्राइसेस सेट करते हैं। बिकॉज इट्स विजिबल कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, कंपनीज में बी टेम्पटेड टू यूज इट टू बी ऑब्टेन एन एडवांटेज ओवर कंपटीशन। क्योंकि जो प्राइसेस होती हैं वो कहते हैं मोस्ट विजिबल जो होता है वो कंपोनेंट, जो कि सबको नजर आ रहा था, सब इतना बड़ी क्रिटिकल होता है किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस या फेलियर के हवाले से। प्राइसिंग जो एलिमेंट है, तो इसी के बेस पर जो है कंपनी एडवांटेजेस लेती हैं। अच्छा, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कुछ आज से कोई 4-5 साल पहले क्यू मोबाइल का बड़ा ट्रेंड आया था। ठीक है, अब वो जो था उसमें क्या था कि उन्होंने देखा कि मार्केट जो लीडर है उनकी प्राइसेस उस वक्त जो था, नोकिया मार्केट लीडर था सेलुलर कंपनी में, और उनकी प्राइसेस जो थी एज कम्पेयर टू क्यू मोबाइल्स वो कम ज़्यादा थी। मतलब अगर एक स्मार्टफोन आपको नोकिया का, जिसमें इतने फीचर्स भी नहीं थे, वो आपको 13 to 14,000 का मिल रहा है, 14K का मिल रहा है, तो क्यों मोबाइल वही सेम फीचर्स आपको 7K में जो है वो आपको मिल रहे थे। ठीक है, तो इस क्या हुआ कि नोकिया आउट हो गया, और क्यों मोबाइल फॉर शॉर्ट टाइम बीइंग जो है वो मार्केट में इन हो गया। ठीक है,
अब उसका क्या हुआ कि ऑल्दो उनकी क्वालिटी आप कह लें कि इतने वो ड्यूरेबल मोबाइल्स नहीं थे, लेकिन वो क्या हुआ कि उनकी क्वालिटी की तरफ इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो कुछ दूसरे ब्रांड्स हैं जैसे वीवो हो गया, ओप्पो ने उसकी जगह ले ली, लेकिन बहरहाल उन्होंने मार्केट लीडर को देख के, जो इंडस्ट्री लीडर था उसको देखकर प्राइसेस सेट की और कंपटीशन को विन कर लिया। यानी कम प्राइसेस में, चाहे क्वालिटी कम थी लेकिन फीचर्स आपको ज़्यादा दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती हैं। अच्छा, अब इसकी जो आपकी बुक में एग्जांपल डिस्कस की हुई है, जो आपकी एयरलाइन और फास्ट फूड इंडस्ट्रीज होती हैं, वो बड़ी प्राइस जो होती हैं, प्राइसेस जो अपनी रखती हैं, जो उस इंडस्ट्री में दूसरे जो उसके कंपेटिटर्स होते हैं उनको देखते हुए प्राइसेस जो है वो सेट करती हैं, ताकि मतलब ज़्यादा डिफरेंस होने की, जब ज़्यादा डिफरेंस होगा तो बेसिकली आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो स्विच ऑफ कर जाते हैं, क्योंकि एयरलाइंस के जो वो होते हैं वो सम टाइम सेम सेम ही थोड़े से होते हैं, स्लाइट सा डिफरेंस होता है इनमें। सो ये जो होता है, जो फर्म की जो एबिलिटी होती है कि कंपेटिटर्स को जो है जो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो कंपेटिटर्स की एबिलिटी होती है टू मैच अप प्राइसेस, कट लीड्स में मार्केटर टू ट्राई टू अवॉइड प्राइस वॉर्स। अब जो उनकी कोशिश ये होती है कि प्राइस वॉर क्रिएट ना हो। जब प्राइस वॉर क्रिएट हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि कंपनीज को लॉस होता है। ठीक है, जब प्राइस वार एक लग जाती है ना कि ये हमने उस उन्होंने इतनी रिड्यूस की है, तो हमने भी अपनी कंपनी ने प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस करनी है। इसमें जो होता है कि आपकी बेसिकली कंपनी सफ़र करती है, कस्टमर जो है इस तरह की प्राइस वॉर को अवॉइड करने के लिए कस्टमर को एजुकेट किया जाते हैं कंपनी के फीचर्स के हवाले से, उसकी क्वालिटी के हवाले से। ठीक है, और जो क्या होता है, रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। जैसे हमने मार्केटिंग का पर्पस वो पढ़ा ना डेफिनेशन में, कि हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मार्केटिंग का पर्पस जस्ट यही नहीं है अपनी प्रोडक्ट सेल करना, नहीं है कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है, उनकी लॉयल्टी मेंटेन रखना है कि वो किसी और ब्रांड की तरफ स्विच ऑफ ना करें। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके, देन है आपकी, अच्छा, प्रेस्टीज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स जो होता है, रिलेटिवली हाई प्राइसेस टू डेवलप मेंटेन, ये भी हमने पढ़ लिया था। हाँ जी, ये हमने लास्ट में ये पिछली स्लाइड में पढ़ लिया। ओके, देन है आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। People from different areas of the company contribute their expertise to see the most strategic prices for a product. अभी डिफरेंट कंट्री के कुछ आपके डेवलप एरिया से होते हैं, कुछ अंडर डेवलप एरिया से होते हैं। ठीक है, वो जो होती है प्राइसिंग को, स्ट्रेटजीज को देख रहे होते हैं। एक होती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, एक होती है अच्छा, अब ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है, जब हम प्राइसेस डिसाइड करें कंपनी के हवाले से कि कंपनी किस तरह से प्राइसिंग करती है। अब कंपनी के जो सॉरी पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ अ कंपनी कंट्रीब्यूट देयर एक्सपर्टीज टू सी द मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि जिसमें आपके प्रोडक्शन के हवाले से भी हो गया। ठीक है, आपके अकाउंटेंट, फाइनेंशियल मैनेजर, ये सारे लोग मिलकर जो है वो डिसाइड करते हैं कि एक प्रोडक्ट की जो है उनकी मीटिंग में कि प्राइस क्या होनी चाहिए। Either you want to be a cost based pricing formulas that could calculate total cost per units, कि आपको एक यूनिट बनाने में कितनी आपको टोटल कॉस्ट आ रही है, उसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है, उसमें आपकी फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, एंड और फिर आप कितने परसेंटेज उसमें जो है प्रॉफिट रखना चाह रहे हैं, यानी देन ऐड मार्कअप टू कवर ओवरहेड कॉस्ट एंड जनरेटेड बेनिफिट। यानी आपने जो ओवरहेड कॉस्ट है, उसके जो ह्यूमन रिसोर्स आपका लगा है, जो आपकी लेबर लगी है, जो आपकी लाइटिंग लगी है, जो बिजली के रेंट वगैरह लगे, ये सारी चीज़ें वो भी आप ऐड करते हैं। फिर आप अपने एक परसेंटेज रखते हैं कि हमने इतना जो है वो प्रॉफिट वो रखना है। ठीक है, 5% to 10%। तो देन आप उसकी एक टोटल प्राइस जो है वो डिसाइड करते हैं। ओके, देन एक होती है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या होता है, यूज्ड टू डिटरमाइन द मिनिमम sales volume a product must generate at a certain price level to dollar cost। अच्छा, बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है कि आपने देखना होता है कि कितनी कौन सी क्वांटिटी है जो कि प्रोड्यूस करने पर कंपनी को फायदा होता है, किस किस क्वांटिटी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। ब्रेक इवन का पॉइंट जो है हमारे, मैंने मैथ को बहुत अच्छे से ये कवर कराया है आपको कि
वो एक मिनिमम क्वांटिटी है प्रोडक्ट की जो कि प्रोड्यूस करके कंपनी को जो है वो प्रॉफिट हो सकता है। यानी पहले तो होता है ना कि जीरो प्रॉफिट, देन आप उसमें फर्दर ऐड करते जाते हैं और उसमें आप फिर ब्रेक इवन निकालने के बाद फर्दर आप उसमें ऐड करते जाते हैं तो आपका प्रॉफिट क्या है वो बनता जाता है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है यूनिट्स में अगर आप निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला ये होता है कि आपने टोटल जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है उसको डिवाइड कर देते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, यानी वेरिएबल कॉस्ट को आप उसमें यूनिट के हवाले से कितने यूनिट प्रोड्यूस किए और वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो उस पर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अच्छा, अगर आप डॉलर्स में निकालना चाहते हैं तो टोटल फिक्स जो कॉस्ट होती है उसको आप डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से आप 1 में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेक इवन पॉइंट आप डॉलर्स में फाइंड कर रहे हैं, आपके पास जो फिक्स कॉस्ट है 42,000 है, हमने कहा कि इसको हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो आ रही है 14 आ रही है। ठीक है, और आपने 1 में से 14 माइनस किए तो आपके पास जो है क्या आ गया, 0.7 आ गया। और देन आपने क्या किया है, 14 20 है, आपने इसको वो किया 0.7 आपके पास है वेरिएबल कॉस्ट, और उसमें से 1 माइनस करेंगे, 1 में से 0.7 माइनस करेंगे 0.3 होगा। 42,000 को 0.3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा इट विल बी 1,40,000। ठीक है, डेट विल बी योर ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट से जब आप ऊपर जाना प्रोडक्शन करेंगे तो आपको क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा अगर आप इससे कम प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आपकी एक फिक्स कॉस्ट है जो हर हाल में आपको बेयर करनी पड़ती है, इससे अगर आप कम प्रोड्यूस करेंगे तो आपको क्या होगा, आप नेगेटिव में जाएंगे, आपको लॉस होगा। ठीक है, बेसिकली यही होता है ना ब्रेक इवन एनालिसिस का, कि आप इस पॉइंट से अगर ऊपर जाते हैं, इस उससे प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन एक आपकी एक फिक्स कॉस्ट है जो कि आपको हर जैसे बिल्डिंग का रेंट होता है, एम्प्लॉयज की सैलरीज होती हैं। ठीक है, तो और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं वो तो आपको हर हाल में पे करने ही करने। तो ये जब आप क्या कहते हैं, आप उसको अगर नहीं उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए प्रोडक्शन नहीं करेंगे, कम करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट को बेयर कर वो नहीं करेंगे आप, बेयर नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर आपको लॉस होगा। इसलिए उस पॉइंट से जब हम ऊपर जाते जाते हैं तो फिर हमें प्रॉफिट होता है। फिर है ऑल्टरनेटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। फर्म कैन चूज 4 ऑल्टरनेटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। फर्स्ट वन इज स्किमिंग प्राइसिंग, then penetrate pricing और everyday low pricing। skimming pricing strategy में क्या होता है, that sets an intentionally high prices relative to the prices of competing product, जिसपे आपका जैसे हमने वो पढ़ा था ना कि हाई क्वालिटी, if the prices will be high, हमारे कस्टमर का कॉन्सेप्ट कुछ लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं, the prices will be high the quality will also be high। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट को जो है वो फॉलो करते हुए प्राइसेस जो है वो हाई रखी जाती हैं डेलिबरेटली। अच्छा, अब ये सिनेरियो तब होता है या तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होती है। अब एक तो पर्पस ये होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करें कि हमारी प्रोडक्ट जो फीचर्स है वो आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स हैं उनसे टोटली डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन ये किस सिनेरियो में सक्सेसफुल होती है, जहाँ पे बहुत कम कंपटीशन होता है, वेरी लिटिल कंपटीशन और नो कंपटीशन एट ऑल। इस तरह का अगर सिनेरियो होता है देन स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है वो सक्सेसफुल होती है और बेसिकली और भी यूज भी की जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो होती है कंपनी को रिकवर करती है, ये जो अच्छा स्किमिंग प्राइसिंग जब स्ट्रेटजीज रखी जाती हैं ये डिस्टिंग्विश कर, एक तो भी हेल्प आउट करती है फर्म को कि वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिस्टिंग्विश कर सके कंपेटिटर से, ऑल्दो देयर क्लेम फीचर्स आर प्रेजेंट इन योर प्रोडक्ट। तो अगर तो वो फीचर्स जो है वो प्रेजेंट हैं कम उस प्रोडक्ट में, देन तो वो बेनिफिट होगा। और ये एक दूसरी तरह से हेल्प आउट क्या करती है, जो कंपनी के प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से, जो जब जब प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज पे थी, जो एक्सपेंसेस आए थे, तो वो क्या करती हैं उसको भी मीट करने के लिए वो प्राइसेस हाई रखती हैं कि फिर वो उसको भी मीट करती हैं। अच्छा, शुरू में क्या करती हैं स्किमिंग प्राइसिंग में, जब आपकी मेच्योरिटी पे जब आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाती है, यानी जब वो प्रोडक्ट बहुत सारे कस्टमर्स उसको परचेज करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि प्राइसेस जो है वो हाई कर दी जाती हैं। देन है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी, सेट अ लो प्राइसेस एज अ मेजर मार्केटिंग वेपन। और ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यूजुअली तब अडॉप्ट की जाती हैं जबकि कंपनी अभी इनिशियल स्टेज पर होती है, उसने न्यू मार्केट में एंट्री की होती है, तो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो यानी
पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है, जिसमें कम प्राइसेस रखकर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से जब आपकी प्रोडक्ट थोड़ी सी ग्रो करी चली होना शुरू हो जाती है, स्टेबल हो जाती है मार्केट, तो आप अपनी प्राइसिंग जो है वो स्कीमिंग प्राइसिंग की तरफ जंप कर देते हैं, यानी प्राइसिंग हाई कर देते हैं, अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो हाई कर देते हैं। देन एवरीडे लो प्राइसिंग EDLP strategy devoted to maintain a continuous low prices rather than relying on short-term price cutting tactics such as coupons and rebates. इसमें आप कूपन दे देते हैं, जो मैंने हम पहले भी डिस्कस किया था कि कस्टमर जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये जितने भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट, उनको पता था कि कस्टमर जो स्टूडेंट्स होते हैं दे विजिटेड दीज रेस्टोरेंट्स मोर ओपन, तो ज़्यादा अक्सर वो मतलब इस तरह के उसमें होता है ना कि हॉस्टलाइज बच्चे होते हैं, वो इस तरह के रेस्टोरेंट्स में जाके खाना पीना पसंद करते हैं, उनको जो होता है मैस का जो खाना पसंद नहीं आ रहा होता, और स्टूडेंट्स को वैसे भी फ्रेंड्स जो होते हैं ग्रुपिंग करके फिर जाते हैं, उनको वो दे देते हैं, एक उनका कार्ड बना देते हैं जिसमें उनको वो लेस प्राइसेस पे जो है वो उनके जो फूड आइटम्स होते हैं, ईटेबल्स होते हैं, वो मिलते हैं। तो दैट इज एग्जांपल एवरीडे लो प्राइसिंग, तो वो उनके फिर वो कस्टमर जो है वो मेंटेन रहते हैं। अच्छा, देन है competitive pricing strategies. Those tries to reduce the emphasis on price competition by matching firms' prices and concentrating their own marketing efforts on the product distribution and promotional elements of the marketing mix. कि आपने just क्या करना है कि marketable prices रखने जिसकी market में चल रही है, लेकिन आपने अपनी promotion आपके जो जितने cost आ रही है product development के हवाले से, उसकी marketing के हवाले से, distribution के हवाले से, उसमें जो promotion आप advertisement कर रहे हैं उसको देखते हुए आप अपनी इस मार्केटिंग मिक्स के सारे एलिमेंट्स, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, इन पर जो आपको एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनको जो कॉस्ट आ रही है उसको देखते हुए आप अपनी एक मार्केटेबल प्राइस रखते हैं, ना तो वो इतनी ज़्यादा हाई होती है ना इतनी लो होती है। अच्छा, आपका जो कंज्यूमर परसेप्शन होती है प्राइस की, एक होती है प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप, इट कैन क्रिटिकली अफेक्ट अ फर्म्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब कस्टमर के माइंड को देखिए तो कस्टमर का ये होता है कि अगर प्राइसेस हाई हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हाई होती है। तो अब फिर ये है, अगर कंपनी प्रोडक्ट जो है प्राइसेस हाई रखती है तो फिर उसको उसकी क्वालिटी पर भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। ओके, ऑड प्राइसिंग मेथड यूज अनइवन अमाउंट व्हिच अपीयर लेस देन दे आर टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के परसेप्शन के, अच्छा आपने जितनी भी ये ब्रांडेड प्रोडक्ट होती है आपने देखा होगा कि जैसे बाटा के शूज लें, वो क्या होता है 799, ठीक है तो वो 800 का, अब वो कहते हैं जस्ट ₹399। अब माइंड में क्या होता है जस्ट 300 रुपए का है, हालांकि वो 400 में एक ओनली ₹1 जो है वो कम होता है, तो इसको हम कहते हैं ऑड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। Okay, it is all about the chapter number 13 and that was the last part of the chapter. Thank you very much for your attention. अगर in case कि आपको कोई confusion होती है, you face any confusion regarding any topic, we can discuss or we will discuss in our next Zoom meeting. Allah Hafiz.